अभी हमने मॉर्निंग से डिसीज पे, मैनेजमेंट पे, बायोसिक्योरिटी पे, एंटीबायोटिक्स पे और वैक्सीनेशन पे बात किया है। तो मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो रॉ मटेरियल, उसकी क्वालिटी या फीड मैन्युफैक्चरिंग हम बोल सकते हैं। तो मैं उसको रॉ मटेरियल इंटेल बोलता हूँ या रॉ मटेरियल इंटेलिजेंस हम उसको बोल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू पोल्ट्री इंडिया एंड पोल्ट्री पंच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी। सो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का टॉपिक हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो जैसे हम मॉर्निंग से देख रहे थे, काफ़ी स्पीकर्स से हमने सुना है, सबका ये कहना है कि जो फीड कॉस्ट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है पोल्ट्री प्रोडक्शन में। तो मैं अगर पिछले 6-7 सालों की बात करता हूँ तो जो रॉ मटेरियल के प्राइजेस है वो काफ़ी बढ़े हुए हैं। अगर मैं 5-6 साल के पहले मक्के की प्राइस बोलूँ तो 15 या 16 रुपये किलो या 17 रुपये किलो मिलता था, जो आज 20 के नीचे कभी नहीं मिलता। या मुझे लगता है पिछले महीने वो साउथ में ऑलमोस्ट इट टच अराउंड 33 रुपीज़। सो अभी क्या हो रहा है, फार्मर को रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ने के कारण, फीड की कॉस्ट बढ़ने के कारण जो मार्जिन है वो मार्जिन बहुत श्रिंक हो रहा है, मार्जिन कम हो रहा है। तो अभी इसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है, मतलब एज अ फार्मर हमने क्या करना चाहिए, हमने अपने फीड की कॉस्ट कैसे कम करनी चाहिए, वो आज हम देखेंगे। तो उसके लिए सिंपल सोल्यूशन आपको हर बुक में लिखा रहेगा कि आपको अल्टरनेटिव रॉ मटेरियल यूज करने हैं। लेकिन अल्टरनेटिव रॉ मटेरियल मतलब यहाँ पे जितने भी भाई लोग हैं सबको ये अनुभव रहा होगा कि हम जब भी अल्टरनेटिव रॉ मटेरियल यूज करते हैं तो हमें प्रोडक्शन फ्लक्चुएशंस दिखता है, या कभी टॉक्सिसिटी के केसेस आते हैं, या हमें एज पर एक्सपेक्टेशन प्रोडक्शन नहीं आता है। तो इसका सही सॉल्यूशन ये है कि एज अ लेयर फार्मर हमको पता रहना चाहिए कि मुझे अल्टरनेटिव रॉ मटेरियल की क्वालिटी कैसे चेक करनी है, मैंने अल्टरनेटिव रॉ मटेरियल कितना डालना है, कौन सा डालना है, कहाँ से लेना है। तभी जाके जो है मैं अपनी फीड कॉस्ट भी कंट्रोल कर सकता हूँ और अच्छा प्रोडक्शन भी ले सकता हूँ। अभी जो दूसरा पॉइंट है, सैम्पलिंग ऑफ ग्रेन। मैं एक्चुअली 5 साल फीड कंपनी में काम किया है और अभी 4-5 साल से ओपन फील्ड में देख रहा हूँ कि फार्मर की क्या प्रैक्टिसेस है, लेयर फार्मर की या ब्रॉयलर फार्मर की। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जितनी ध्यान से मैं बोल सकता हूँ कि जो कमर्शियल फीड मिलर्स है वो जितने ध्यान से सैम्पलिंग करते हैं या रॉ मटेरियल क्वालिटी को चेक करते हैं, उतने ध्यान से या उतने प्रॉपरली हम लोग चेक नहीं करते, और इसी के कारण हमको टॉक्सिसिटी या प्रोडक्शन फ्लक्चुएशन से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी ये सबको पता है कि जब कमर्शियल हम फीड कोई कंपनी से लेते हैं तो काफ़ी अल्टरनेटिव रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, लेकिन हम जब फीड बनाते हैं तो क्या करते हैं, जनरली सोया, मेज या 1-2 रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, फिर भी हमें प्रोडक्शन फ्लक्चुएशंस दिखते हैं। तो आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये दिखाना चाहूँगा कि एक सिंपल वीडियो के माध्यम से कि करेक्ट सैम्पलिंग कैसे होनी चाहिए। और तीसरा जिस पे ऑलरेडी आई थिंक सो राकेश सर ने जो बात की है, फ्यूचर परफॉर्मेंस सीक्रेट लाइज इन द ग्रोइंग पीरियड। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज हाई फीड कॉस्ट। उसके पहले हम लोग सैम्पलिंग कैसे करनी है ये देखते हैं। तो अभी मैं आपको ये बोल रहा था कि सैम्पलिंग कैसे करनी है, लेकिन यहाँ पे मैंने रॉ मटेरियल की सैम्पलिंग नहीं लिखी है, यहाँ पे लिखा है सैम्पलिंग ऑफ ग्रेन। उसका सीधा मतलब है हमारा जो फीड है, हम जो लेयर फीड बनाते हैं उसमें 50 से 60% जो है ग्रेन्स रहते हैं या ग्रेन्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये राइस हो गया, मक्का हो गया, बाजरा, ज्वार, रागी एक्सेट्रा। सो अगर एज अ फार्मर मैंने 50% रॉ मटेरियल का क्वालिटी एश्योर कर लिया तो मेरा बर्ड 50% सेफ है, मतलब फ्लक्चुएशन से या टॉक्सिन से। दूसरा जो ग्रेन्स है, दीज आर वेरी वल्नरेबल फॉर द टॉक्सिन डेवलपमेंट। इसमें ज़्यादा टॉक्सिन डेवलप होता है एज कंपेयर टू जो प्रोटीन के सोर्सेस है। इसका भी रीज़न बड़ा सिंपल है, जिसमें ज़्यादा मॉइस्चर होगा उसमें ज़्यादा टॉक्सिन या फंगस डेवलपमेंट होगा। और तीसरा जो रीज़न है,
हम जब सोया की गाड़ी मंगाते हैं तो क्या करते हैं, पर्टिकुलर कोई एक्सट्रैक्शन यूनिट से मंगाते हैं या पर्टिकुलर कोई एक पार्टी से मंगाते हैं, डीडीजीएस भी मंगाते हैं, पर्टिकुलर एक फैक्ट्री से डीडीजीएस आता है। लेकिन जब हम मक्का मंगाते हैं तो ये पर्टिकुलर एक फैक्ट्री से आता है क्या? नहीं आता। ये हो सकता है तीन फार्मर से मिलके एक ट्रक लोड आया हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी आप ग्रेन्स लेते हो पर्टिकुलरली मेज, उसका बैक टू बैक क्वालिटी का वेरिएशन काफी ज्यादा होता है। अगर ट्रक में 200 बैग है तो हो सकता है पहले 20 बैग बहुत अच्छे हो, बाद में 180 बैग खराब हो। तो हमको बैग टू बैग सैंपलिंग करनी है अगर आपको ग्रेन्स की क्वालिटी एश्योर करनी है। तो मैं अभी, आप ये 2 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि करेक्ट सैंपलिंग का मेथड कौन सा है और हम कैसे कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, प्ले करिए। तो अभी आप देखिए कि बी वीडियो प्ले हो रहा है। सैंपलर क्या कर रहा है, बैग को परखी मार के डायरेक्ट ट्रे में सैंपल डाल रहा है, सिंपल। ठीक है, अभी हम लोग बाद में जब सेकंड वीडियो देखेंगे तो हम कंपेयर करेंगे कि हम कहां पे हैं, हम कैसे करते हैं सैंपलिंग। नेक्स्ट, अभी आपने बैक करिए स्लाइड, सेकंड वीडियो प्ले करिए। अभी आपने पहला वीडियो देखा, अभी दूसरा वीडियो देखिए। इसमें और इसमें क्या फर्क है? पहले और दूसरे वीडियो में क्या फर्क है? हमने बी वीडियो देखा और बाद में ए वीडियो देखा। तो बी वीडियो में क्या कर रहा है, सैंपलर जो है बैग में परखी डाल के डायरेक्टली जो मेज है ग्रेन सैंपल ट्रे में डाल रहा है। दूसरे वीडियो में हमने देखा सैंपलर परखी मारने के बाद उसको दूसरे हाथ में लेके बाद में ट्रे में डाल रहा है। ठीक है, तो हमें जब भी ग्रेन चेक करना है तो ग्रेन में क्या क्या चीज चेक करनी है? एक तो हमको फंगस चेक करना है। ठीक है, फंगस जो आंखों से दिखेगा और आपको स्मेल भी आएगा। दूसरी चीज जो चेक करनी है वो लाइव वेविल्स है या उसमें कीड़े हैं या पेस्टिसाइड का कुछ स्मेल है या फिर उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी से ज्यादा है या कम है। इतनी चीजें चेक करनी है। तो ये बी मेथड से तो पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपको ए में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब वो हाथ में सैंपल लेता है तो उसको वो मटेरियल का टेम्परेचर आता है। मेज का या रॉ मटेरियल का टेम्परेचर जो है आपके बॉडी से कम होना चाहिए, तो आपको ठंडा लगना चाहिए। जब मक्का आप हाथ में लेंगे तो आपको ठंडा लगेगा। जब मैंने हाथ में मक्का लिया और मुझे गर्म लगा, इसका मतलब है कि उसमें फर्मेंटेशन हो रहा है या फिर उसमें फंगस डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर है। हमको सैंपलिंग, अगर ग्रेन की सैंपलिंग करनी है तो बैग टू बैग, ईच एंड एवरी बैग यू शुड सैंपल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तभी जो है आप कंसिस्टेंट प्रोडक्शन ले सकते हैं, जिसमें टॉक्सिन का आपको रिस्क कम आएगा। दूसरा, सैंपलिंग का जो मेथड हमने देखा है उसके लिए आपको आपके टीम को ट्रेन करना है। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम मेज, जब हम बोलते हैं कि मेज की प्राइस बढ़ती है, अभी हम बात करने वाले हैं अल्टरनेटिव रॉ मटेरियल्स पे, कि अगर मेज की प्राइस बढ़ती है तो मैंने मेज का अल्टरनेटिव क्या करना यूज, ताकि मेरी फीड कॉस्ट कम रहे और मेरा प्रोडक्शन भी हैम्पर ना हो। अगर सोया की प्राइस बढ़ती है तो मैंने सोया का अल्टरनेटिव क्या यूज करना चाहिए। तो इस पे अभी हम बात करेंगे। अगर हम मेज की बात करते हैं, मेज बोलते हैं, मेज की जब प्राइस बढ़ती है तो हम अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस है, जैसे राइस हो गया, साउथ में रागी यूज की जाती है, नॉर्थ में बाजरा जवार यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है आपके एनर्जी सोर्सेस के, जो आप मेज को रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अभी हम जो मैंने आपको सैंपलिंग के बारे में बोला है आपको, तो जनरली क्या होता है, हमारे जो मैक्सिमम लेयर फार्मर्स जो है या ब्रॉयलर फार्मर्स जो है वो डायरेक्टली व्हीकल को अप्रोच नहीं करते। करेक्ट, क्या होता है, हमारा जो सैंपलर है वो सैंपल लेके जनरली आपके ऑफिस में आता है और आप वो ऑफिस में हो सकता है 7-8 kg सैंपल है, उसमें से वो बोलते हैं हाँ जी बहुत अच्छा मक्का है या बहुत अच्छा मटेरियल है, वो आप आइदर उसको देख के अनलोड या रिजेक्ट करने के लिए बोलते हैं। लेकिन वो गलत मेथड है। बहुत ही सिंपल तरीका है,
आपको अपने टीम को इस हिसाब से ट्रेन करना है कि आपने एक नजर देखने के बाद डिसाइड करना चाहिए, आपने नहीं, आपके आदमी ने डिसाइड करना चाहिए कि आपके यहाँ जो ग्रेन की गाड़ी आई है वो किस क्वालिटी की है। तो इसके लिए सिंपल है, आपको जैसे यहाँ पे लिखा है ये मेज की गाड़ी है, ये पार्टी की डिटेल से, बाद में इधर लिखा है सीट काउंट। तो मेज में सीट काउंट का क्या महत्व है आप लोगों को आइडिया है? सीट काउंट का महत्व यह है कि जितना सीट काउंट कम रहेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रहेगी। जैसे बिहार का मक्का आता है तो बिहार के मक्के में सीट काउंट कम होता है, उसमें ग्रेन साइज ज्यादा होता है। अभी जो यूपी का मक्का है उसमें सीट काउंट ज्यादा होता है, ग्रेन साइज कम होता है। मतलब जितना कम ग्रेन साइज रहेगा जितना उतना कम एनर्जी रहेगा। और हम मक्का किस लिए खरीद रहे हैं? एनर्जी के लिए। तो अगर सीट काउंट 350 के अराउंड में है तो हम उसको बहुत अच्छा क्वालिटी का मेज कंसिडर कर सकते हैं, मतलब एनर्जी के स्वरूप में। अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा, ये बोला कि मॉइस्चर अगर ज्यादा रहता है तो फंगस जल्दी डेवलप होगा। ठीक है, तो आपको जो भी मक्के की गाड़ी आती है ट्राई करिए 14 के नीचे मॉइस्चर होना चाहिए, 14% के नीचे मॉइस्चर होना चाहिए, ताकि उसमें फंगस डेवलपमेंट ना हो। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है आज अगर मक्के की गाड़ी आई है और मैंने मेरे गोडाउन में उतार दी, मैं उसको नेक्स्ट अगले महीने यूज करूंगा। तो जब गाड़ी आई है उसका मॉइस्चर है 14% या 16% मॉइस्चर है, और जब गाड़ी आई है तब इतना फंगस था, बस 2% फंगस है। लेकिन मैं 1 महीने रहने के बाद हम हाई मॉइस्चर के कारण क्या हो जाएगा? फंगस बढ़ेगा। ठीक है, तो हर फार्म पे मॉइस्चर मीटर होना चाहिए। सिंपल है, 10-15 हज़ार की मशीन आती है जिसको हम डिजिटल मॉइस्चर मीटर बोलते हैं, और वो डिजिटल मॉइस्चर मीटर को हमने कैलिब्रेशन करना चाहिए। जैसे वेंकीस की लैब होती है, वेंकीस इंडिया की ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में लैब हुई है, और कोई जो कंपनी है जिसकी लैब होती है या इंस्टीट्यूशंस में लैब होती है, तो हमें क्या करना है? आपको आपके मॉइस्चर मीटर को कैलिब्रेट करना है। वो लैब में सेम सैंपल भेज के कितना वेरिएशन आता है, अगर सेम सैंपल हो सकता है आपके यहाँ जो मॉइस्चर मीटर है वो 14% दिखाता हो, लेकिन लैब में जब हम हॉट एयर ओवन से चेक करते हैं तो वो 13% दिखाता हो, तो आपका 1% का वेरिएशन है वो मशीन में आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सेम मैं ये और आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूं जिसमें मेज की क्वालिटी पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड एग्जांपल है जिसमें आप देखिए कि डैमेज और इमेच्योर ग्रेन्स ऑलमोस्ट 9 to 10% है। ठीक है, फंगस ओनली 2% है। तो इस क्वालिटी का मेज मैं क्या करूंगा? अगर मुझे लेना ही है तो मैं इमीडिएट कंजम्पशन में लूंगा। क्यों? क्योंकि डैमेज और इमेच्योर मेज जो है वो फंगस में जल्दी कन्वर्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसका सीट कवर इज द प्रोटेक्टिव लेयर, वो नहीं रहेगा तो वो जल्दी फंगस में कन्वर्ट होगा। इसलिए ऐसा मेज कभी भी स्टोर नहीं करना है, आपके गोडाउन में ऐसा मेज नहीं डालना है। आप करंट कंजम्पशन में करिए, नहीं तो उसको रिजेक्ट करिए। ये एक एग्जांपल है जिसमें आप तीनों तरीके का देख सकते हैं, मतलब कीड़े ने खाया वाला, या फंगस कैसा दिख रहा है, या डैमेज ग्रेन्स कैसे है। तो अभी हमने ये देखा कि ग्रेन का क्वालिटी, इन शॉर्ट ग्रेन का क्वालिटी कैसे होना चाहिए। हमें ग्रेन के क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा ताकि 50% ऑफ माय फीड शुड बिकम फ्री ऑफ और नियर टू फ्री टू टॉक्सिन्स। अभी हम जो सेकेंड फेज डिस्कस करने वाले थे अल्टरनेटिव रॉ मटेरियल पे, तो अभी रिसेंटली ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आया कि मेज के जो प्राइसेस है सडनली बहुत बढ़ गए। सो मुझे लगता है बहुत सालों के बाद जो है, मतलब 30 रुपये के ऊपर मक्का गया। मुझे लगता है फर्स्ट टाइम 30 रुपये के ऊपर मक्का गया है, बराबर है। तो जब मेज की प्राइस बहुत बढ़ती है तो कुछ फार्मर क्या करते हैं? राइस यूज करते हैं। तो हमें करना चाहिए, राइस यूज करना चाहिए, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। कुछ मिथ्स है राइस यूज करने के पीछे, कुछ फार्मर्स डरते भी है। तो वो मिथ्स क्या है और हमने ज्यादा राइस यूज करना है तो कैसे करना है, वो अभी मैं आपको ये स्लाइड के माध्यम से बताता हूं। सबसे पहले अगर हम मेज और राइस में डिफरेंस देखें, क्या डिफरेंस है, मक्का और राइस में क्या डिफरेंस है। एनर्जी प्रोटीन का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एनर्जी प्रोटीन ऑलमोस्ट नियर और लेस सेम है।
मेजर जो लेयर में प्रॉब्लमेटिक डिफरेंस है जो आता है वो है ईथर एक्सट्रैक्ट या जिसको फैट बोलते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर मैं फीड बनाता हूँ, मेरा ओन फीड, जिसमें मैं 500 किलो मक्का डालता हूँ या 550 किलो मक्का डालता हूँ, तो मेरा फीड का जो फैट रहेगा वो 2.8 या 2.5 से 3.5 के बीच में रहेगा। जनरली इंडिया में ऑयल बहुत कम यूज होता है लेयर फीड में, ऑलमोस्ट 5% या 2% लोग ही ऑयल यूज करते हैं। लेकिन वही जब मैं वो 500 किलो मक्का राइस से ये मतलब राइस डालता हूँ, रिप्लेस करता हूँ। अभी मैं पहले मक्का डाल रहा था 500 किलो, अभी मैं राइस डालता हूँ, तो बर्ड को क्या सबसे पहला डिफिशिएंट होगा वो है ईथर एक्सट्रैक्ट। आपका ईथर एक्सट्रैक्ट उस टाइम में जब मैं 500 किलो राइस डाल रहा हूँ या फैट है वो 2 के नीचे आ जाएगा या 2 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अभी जैसे हमको राकेश सर ने बताया कि योक कितने ग्राम का योक होता है, योक में फैट होता है। ठीक है, तो रोज बर्ड को योक बनाने के लिए फैटी एसिड्स की जरूरत पड़ती है। तो आप में से काफी फार्मर्स को ये अनुभव रहा होगा, जब आपने बहुत ज्यादा राइस यूज किया तो फैटी लिवर हो जाता है और हम लोग राइस को ब्लेम करते हैं। वो राइस की गलती नहीं है, वो हमारी गलती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर अभी सिनेरियो है कि 25 रुपए मक्का का प्राइस, 20 रुपए राइस का प्राइस। ठीक है, अगर मैं राइस 500 केजी डालता हूं तो मेरा 2.5 रुपए फीड का कॉस्ट कम हो जाता है। ठीक है, मैं 500 केजी अगर राइस डालता हूं तो मेरा एक प्रॉब्लम आएगा फैटी लिवर। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम आएगा अंडे का जो येलो योक है वो सफेद हो जाएगा। तो पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आपको फैट का सोर्स डालना है, आइदर ऑयल नहीं तो फिर आरआरबी जैसे राइस पॉलिश बोलते हैं वो ऐड करना है, ताकि वो आपको फैट एडजस्ट हो जाएगा और आपको फैटी लिवर का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये बात क्लियर है? मैं समझ सकता हूँ मॉर्निंग से ज्यादा नॉलेज हो रहा है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मे बी 45 मिनट्स इज इनफ। दूसरा जो मैं प्रॉब्लम बोल रहा था कि जब हम हाई राइस यूज करेंगे तो योक सफेद हो जाएगा, उसका क्या सोल्यूशन है? एक है सोल्यूशन मेज ग्लूटेन या फिर ज़ैंथोफिल पिगमेंट जो मार्केट में आते हैं। अभी मैंने काफी साउथ में 30 रुपीज प्लस ही था ऑलमोस्ट मेज, अभी कुछ टाइम के लिए 33 रुपीज भी हो चुका है। तो मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आई यूज्ड ऑलमोस्ट 550 kg ऑफ राइस और 540 kg ऑफ राइस। उसमें मेरा 30-40 किलो मेज ग्लूटेन रहता था और ऑलमोस्ट 20-30 kg आरआरबी रहता था। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, आराम से अंडे का योग भी पीला आता है और आपका फीड कॉस्ट भी कम रहता है और फैटी लिवर का भी समस्या नहीं आता है। राइस के साथ और एक समस्या है, वो अगर हम कंपेयर करें, उसको हम प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर हम मक्के से कंपेयर करें तो राइस का जो स्टार्च होता है वो हार्ड स्टार्च बोलते हैं जिसको, या डाइजेशन के लिए थोड़ा भारी होता है मेज के मुकाबले। तो आप जब भी ज़्यादा राइस यूज करते हो तो ट्राई करिए थोड़ा एंजाइम्स एक्स्ट्रा डाले, जैसे प्रोटीएस या ज़ाइलानेस। अभी ये और कुछ फील्ड ऑब्जर्वेशन है, जैसे जब हम राइस डालते हैं तो बोलते हैं कि डर्टी एग या पेस्टी वेंट जिसको बोलते हैं वो आता है। तो ये भी समस्या हमारा जब एंजाइम डालेंगे या अच्छा क्वालिटी का जब राइस यूज करेंगे, जिसमें ये जो बीच वाला है राइस, ये वाला 20 वाला, जिसमें आपको रैंसिड फैट मिलेगा, वो नहीं करेंगे तो जनरली डर्टी एग या पेस्टी वेंट का इशू नहीं आएगा। और अभी ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, इसमें आपको ये सारे क्वालिटी के राइस मिलते हैं। साउथ में हमें बॉइल्ड राइस ज़्यादा मिलता है, आई डोंट नो अबाउट नॉर्थ में जनरली रॉ राइस ज़्यादा मिलता है। तो ये चारों जो बाहर में है, ये चारों राइस हम 400-500 kg तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो बीच वाला है जिसको हम कनकी बोलते हैं या कन्नी बोलते हैं, या आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, लेकिन नक्कू, यस, सो नॉर्थ में इसको नक्कू बोलते हैं। तो नक्कू में क्या होता है, नक्कू में क्वालिटी वेरिएशन रहता है। कभी कभी अभी मैंने क्या किया, मक्का 500 किलो हटा के 500 किलो नक्कू अगर डाल दिया तो क्या होगा, अगर उसमें ज़्यादा फैट है तो फिर से फैटी लिवर के तरफ बढ़ जाएगा। तो हमको ये चीज़ भी देखनी है, अगर नक्कू है तो उसका फैट कंसीडर करिए, ट्राई करिए। नक्कू है तो 150-200 kg के नीचे रखिए। अगर फ्रेश मिलता है, कम प्राइस मिलता है तो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फैट का ध्यान रखिए। तो ये क्लियर है कि जब मक्के की प्राइस ज़्यादा रहेगी तो राइस कैसे यूज़ करना है, सिंपल, वेल डन। अभी ये मेरा फेवरेट रॉ मटेरियल है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होगा, लेकिन मेरा पर्सनली फेवरेट इसलिए है
कि मेरा DDGS की कंपनी से रिलेशन नहीं है, लेकिन एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आई शुड सजेस्ट दी अपकमिंग ट्रेंड, मैंने मार्केट को अवेयर करना है। तो अगर मैं आपको, आप ये छोटा सा टेबल देखिए लेफ्ट कॉर्नर में जो है, 2022-23 में जो DDGS का प्रोडक्शन था वो कम था, अभी वो 23-24 में डबल हो गया, और इस साल अगर बोलते हैं तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया। हम ये सब क्यों बात कर रहे हैं? सिंपल रीजन है, जो भी आदमी यहाँ पे DDGS के प्राइस को फॉलो करता है उसको पता होगा 2 साल के पहले 3 साल के पहले DDGS का प्राइस 35 रुपीज या 20, मुझे लगता है 30 के ऊपर रहता था, 30 या 35 के बीच में रहता था। और DDGS और सोया, उसका जो प्राइस डिफरेंस है वो 10 से 15 रुपीज रहता था। आज क्या हुआ है? प्रोडक्शन बढ़ा है, मतलब DDGS की अवेलेबिलिटी बढ़ी है, तो प्राइस डिफरेंस बहुत घटा है, सॉरी प्राइस डिफरेंस बढ़ा है। आज अगर मैं बोलता हूँ सोया 40 रुपीज है, तो आई एम करेक्ट राइट? 40 रुपीज इज सोया प्राइस, और DDGS का क्या प्राइस है? कोई मुझे बताएगा? राजस्थान में DDGS का क्या प्राइस आएगा? 20। सो मैं 20 से 25 बोलता हूँ, तो ऑलमोस्ट 20 रुपीज प्लस गैप हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है कि जो राइस DDGS का जिसको हम पैरिटी बोलते हैं न्यूट्रिशन के लैंग्वेज में, वो बढ़ गया है। तो राइस DDGS, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलता हूँ आपको, अगर मुझे फार्मर को गणित बताना है तो मैं बताऊंगा, अगर मैं 5% DDGS डालता हूँ आज के टाइम में, 5% सोया को रिप्लेस करता हूँ, तो मुझे लगभग 700-800 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि DDGS लेते टाइम हमने क्या ध्यान रखना है, मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट बेनिफिट है तो हमने यूज करना है, हमें कॉशियसली यूज करना है। तो क्या क्या ध्यान रखना है? अगर हम DDGS बोलते तो ये फर्मेंटेड प्रोटीन सोर्स है। फर्मेंटेड बोले तो इसको सिंपल लैंग्वेज सड़ाया गया है, ठीक है, मतलब आइदर इथेनॉल या डिस्टिलरी जहां से दारू बनती है वहां से ये हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो ये लेते टाइम हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक चीज है माइकोटॉक्सिन्स। माइकोटॉक्सिन्स जनरली राइस DDGS में नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी आ सकते हैं। तो अफला, ओकरा, T2, इवन ओनली हम जैसे बोलते हैं मेज में हमको अफला ओकरा ही दिखता है, या जनरली अफला दिखता है। DDGS में आपको अफला, ओकरा, T2, फ्यूमोनिसिन्स, जेलेरेनॉन कुछ भी दिख सकता है। तो आपको माइकोटॉक्सिन्स के लिए ध्यान रखना है। दूसरा है एडल्ट्रेशन, मतलब एज अ फार्मर आपको आपके न्यूट्रिशनिस्ट ने लिख के दे दिया कि भाई 5% DDGS ऐड कर दो फीड में, ठीक है। आप DDGS लेके आ गए, लेकिन वो एक्चुअल DDGS नहीं है, वो एडल्ट्रेंट मटेरियल है, ठीक है। मुझे लगता है इवन अजमेर में मैंने 2-3 साल के पहले किसी एक फार्म पे ये जो यहाँ पे लिखा है सेकंड पॉइंट लिमिट ऑफ यूजेस, ये मटेरियल देखा था। ये शायद मुझे वो फार्मर शायद बिंदु खान जी थे, वो उनके फार्म पे रिसेंटली गाड़ी रिसीव हुई थी। मुझे अभी भी याद है कि वो हमने चैलेंज भी किया था, उन्होंने इमीडिएटली सप्लायर को फोन किया और वो गाड़ी वापस मंगवाई थी। तो अभी हालांकि ये प्रॉब्लम कम हो गए, जो एडल्ट्रेशन है DDGS के, ये प्रॉब्लम कम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस बहुत कम हो गया है और अवेलेबिलिटी इंप्रूव हुई है। फिर भी हमें ध्यान रखना है कि नॉर्मल DDGS कैसे दिखता है, वो एज अ लेयर फार्मर मुझे पता रहना चाहिए। और मुझे जब भी DDGS यूज करना है, मुझे उसका माइकोटॉक्सिन्स का या टॉक्सिन्स का टेस्ट करना है। और एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी DDGS की बात होती है, ध्यान रखिए आप राइस DDGS और मेज DDGS में फर्क है। मेज DDGS जो है राइस DDGS से 4-5 रुपए सस्ता रहता है। तो पॉसिबिलिटी है आपका वेंडर या आपका सप्लायर आपको राइस DDGS के नाम पे मेज DDGS सप्लाई करे। मेरे पास ऑलरेडी एक केस हुआ है 1-1.5 साल के पहले, जहाँ पे फार्मर को सीवियर प्रोडक्शन ड्रॉप का सामना करना पड़ा जब उसने मेज DDGS 8 या 10% कुछ यूज किया था। तो ये मेज DDGS कैसे दिखता है, राइस DDGS कैसे दिखता है, ये हमको पता रहना चाहिए, तभी आप ये सब चीजों से बचेंगे। तो एज अ लेयर फार्मर मेरा क्या मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए? सबसे पहला मेरा वेंडर फिक्स करना, मुझे किधर से लेना है DDGS, कहाँ से अच्छा क्वालिटी का DDGS मिल रहा है, कौन से फैक्ट्री से आ रहा है। मैं ट्राई करूंगा डायरेक्ट फैक्ट्री से लेने का, रादर देन बाइंग फ्रॉम द सप्लायर और रादर देन बाइंग फ्रॉम द वेंडर। हाँ,
और एक पॉइंट मैं मिस कर गया, इसमें आप ये DDGS का कलर देख रहे हैं, लाइट ब्राउन कलर का दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ जिसमें आप DDGS का कलर देखिए कैसा है। तो DDGS कैसे यूज करना है वो तो देख लिया हमने, लेकिन कैसे अपीयरेंस वाला करना है, मैंने आपको बोला ये सड़ाने वाला मतलब सड़ के बनता है, ठीक है। सड़ के बनता है बोले तो इसमें मॉइस्चर ज्यादा रहा होगा, तो मॉइस्चर कम करने के लिए वो कंपनियां क्या करती है, उसको मॉइस्चर कम करती है। मॉइस्चर कम करती है बोले तो उसको हीट देती है। अगर वो हीट ज्यादा दिया गया तो ऐसा मटेरियल बनता है। ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना चॉकलेट कलर का, इसका स्मेल भी कड़वा आता है, ठीक है, इसका स्मेल भी कड़वा आता है। अगर स्मेल लेते हो तो जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं उनको इसका स्मेल सिमिलर लगेगा, ऐसा ही स्मेल आता है जैसे अल्कोहल का स्मेल आता है, जैसे विस्की का स्मेल आता है। तो ये 3 कलर आपको जो दिख रहे हैं इसमें से बेस्ट हमें लाइट कलर का मटेरियल प्रीफर करना है, ब्रॉयलर हो या लेयर हो, ताकि हमें डर्टी एग या पेस्टी वेंट के प्रॉब्लम कम आएंगे। उसका रीजन बड़ा सिंपल है, ये इसमें प्रोटीन जल गया है, सिंपल भाषा में प्रोटीन जल गया है। प्रोटीन जलेगा तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। वो जैसे मॉर्निंग में मुझे लगता है कार्ला सर ने बताया सिक्कम के बारे में, सिक्कम में बैक्टीरिया रहते हैं, बराबर है, क्लोस्ट्रोडियम का नाम लिया उन्होंने, इकोलाई का नाम लिया, तो वो इकोलाई क्लोस्ट्रोडियम जो है उनका खाना है, ये बर्ड का खाना नहीं है, ये उनका खाना है। तो अवॉइड करिए, अच्छा अपीयरेंस वाला लाइट मटेरियल लीजिए जिसका स्मेल डार्क चॉकलेट जैसा ना हो। ये क्लियर है? अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो आप बीच में भी पूछ सकते हो, उसमें कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें फोटोग्राफ्स है, तो आपको अगर किसी में डाउट है तो आप बीच में पूछ सकते हैं। तो ये एक छोटा सा स्टडी है, यहाँ पे आप देखिए, ये जो पहला है येलो कलर का DDGS दिख रहा है, इसमें नीचे लिखा है डाइजेस्टिबिलिटी है 76%। ये जो दूसरा फोटो है ये रेडिश कलर का दिख रहा है, उसमें 72% प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी है। ये जो तीसरा है इसमें 45% प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी है। तो इसमें सब ने मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ना कि आपको क्यों लाइट कलर का DDGS रहना चाहिए, क्यों डार्क कलर का क्यों नहीं रहना चाहिए, सो दिस इज द सिंपल रीजन, ठीक है। तो प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी अगर हमें अच्छी चाहिए तो हमको बेटर अपीयरेंस वाला DDGS लेना है, ताकि उसमें अमाइनो एसिड अवेलेबिलिटी अच्छी बनी रहे और प्रोटीन डाइजेशन अच्छा हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने अभी जो आपको शुरुआत में बोला था कि अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूँ, एज अ फार्मर मैं आपको समझाना चाहूँ तो 5% अगर मैंने DDGS घटा के 5% सोया बढ़ा के 5% DDGS घटाना है तो मुझे 700 रुपये का बेनिफिट है। लेकिन इसलिए ऐसे नहीं करना है कि आपको खुद करनी है ये चीज़, आप ट्राई करिए उसको रिफॉर्मुलेट करने का। क्यों? रीज़न है जी हाँ, तो रीज़न है कि लाइसिन जो है वो अलग है। जब हम DDGS डालते हैं तो लाइसिन की रिक्वायरमेंट बर्ड की बढ़ जाती है, तो आप रिफॉर्मुलेट करिए। सेम फॉस्फोरस भी ज़्यादा होता है। तो ये फोटो आप सब लोग ध्यान से देख लीजिए, ये मैं इसको एक नाम दूंगा, जैसे चाइना से सबसे सस्ती चीज मिल जाती है दुनिया में, ठीक है, तो रॉ मटेरियल में सबसे सस्ता प्रोटीन सोर्स यही है आज के टाइम में। ऑलमोस्ट 27 to 30% प्रोटीन और 15 to 17 रुपीज पर केजी कॉस्ट। तो ये जो रॉ मटेरियल है हर जगह आपको दिखेगा। आप सोचते होंगे ये मटेरियल मेरे फार्म पे कभी नहीं आया, लेकिन सोया में बहुत अच्छे से ये मिला के लोग एडल्ट्रेशन इसका कर रहे हैं। मैं आगे के स्लाइड में दिखाऊंगा आपको। ये सोया में एडल्ट्रेशन डाल रहे हैं या इवन राइस DDGS में एडल्ट्रेशन डाल रहे हैं, या जो भी चीज़ ब्राउन कलर की दिखती हो और आप प्रोटीन के लिए खरीद रहे हो, उस चीज़ में मक्के का DDGS ऐड हो सकता है। तो एज अ फार्मर मुझे मक्के का DDGS कैसा दिखता है वो पता रहना चाहिए ना, तभी मैं एडल्ट्रेशन पहचान सकता हूँ, राइट। तो जनरली मैं मेज DDGS यूज़ करने के लिए लेयर फार्मर को सजेस्ट नहीं करता, बट मोस्ट ऑफ द कमर्शियल जो फॉर्मुलेशंस होते हैं उसमें मेज DDGS पड़ता है। तो लेकिन आने वाले टाइम में क्योंकि इसमें जो अफ्लाटॉक्सिन या माइकोटॉक्सिन बोलते हैं वो ज़्यादा होता है, तो मैं अभी ये इस पॉइंट पे आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप मेज DDGS कुछ टाइम के लिए अवॉइड करिए, लेकिन आने वाले टाइम में जिस हिसाब से इसका ग्रोथ हो रहा है प्रोडक्शन का, हो सकता है और क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगी तो हम आगे आने वाले टाइम में इसको बहुत फेयरलेसली, जैसे सोया को यूज़ करते हैं, जैसे मस्टर्ड को यूज़ करते हैं, जैसे DDGS को यूज़ करते हैं राइस, वैसे इसको कर पाएंगे। तो
तो ये प्रोसेस है कैसे DDGS बनता है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा, ये हमारे काम की चीज़ वैसे है नहीं। मैं इसमें आपको 3 ही चीज़ बताऊंगा। एक, हमें क्या देखना है। वैसे सुबह ही किसी से बात हो रही थी तो मैं NPN के बारे में DDGS में NPN के बारे में चर्चा कर रहा था। तो ये जो है 3 नंबर स्लरी टैंक जहाँ पे लिखा है, तो जनरली यहाँ पे फर्मेंटेशन होता है, या उसको बॉईल करने के बाद, ग्राइंड करके बॉईल करने के बाद फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन के लिए यूरिया डाला जाता है। तो जनरली मुझे जो आइडिया है 175 ppm के आसपास यूरिया रहता है। 175 ppm इंटू, मैं अगर प्रोटीन में नाइट्रोजन में उसको कैलकुलेट करूँ तो लगभग 1% प्रोटीन बनता है। तो आप जो DDGS यूज कर रहे हैं, और अगर आपको ज़्यादा समस्या है, जब 10% 15% हम DDGS डाल रहे हैं लेयर फीड में और हमको डर्टी एग की समस्या आती है, तो आप NPN को थोड़ा स्ट्राइक करिए। NPN कितना आ रहा है वो आप लैब में चेक करिए और सोर्स उसी हिसाब से मॉडिफाई करिए या चेंज करिए। दूसरा मॉइस्चर है, मॉइस्चर कम रहना चाहिए। जनरली 10-12% होता है, लेकिन मैंने ऐसे भी DDGS देखी है जिसमें 15% के ऊपर भी मॉइस्चर है। आप उस DDGS को 1 महीना भी रखते हो तो उसमें फास्ट माइकोटॉक्सिन्स ग्रो होंगे। तो ट्राई करिए 10-12% मॉइस्चर का मटेरियल यूज करें। और सिरप, जिसको हम स्टिप लिकर बोलते हैं, उसमें बाकी के केमिकल्स कभी कभी मतलब केमिकल्स रहते हैं जो, लेकिन उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये फीड मिलर्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट सब फीड मिलर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों, हम क्या करते हैं 4-5% ही यूज करते हैं। तो जनरली सारे लेयर फार्मर जो अपना ओन फीड बनाते हैं, अगर ये सब जो आपने प्रिकॉशंस डिस्कस किए हैं मेज DDGS और राइस DDGS के बारे में, तो राइस DDGS 5% आप आंख बंद करके यूज कर सकते हैं अगर ये सब प्रिकॉशंस हम लेते हैं तो। हाँ, ये 2 महीने के पहले की ही फोटो है। दावनगिरी का एक लेयर फार्मर है, उनका मैं गोडाउन विजिट कर रहा था। उनके पास 4 लाख बर्ड है, ठीक है। तो वहाँ पे NECC की मीटिंग हुई। NECC की मीटिंग में मैंने ये चार्ट दिखाया था। वो एक, ये जो साइड में लिखा हुआ है, इसमें यही लिखा हुआ है कि आजकल जो है सोया में मक्के का DDGS ऐड हो रहा है, और इस एडल्ट्रेशन के कारण डाइजेस्टिबिलिटी जो है मक्के की कम हो रही है, या काफ़ी जो टॉक्सिन्स के चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ये बात होने के बाद दूसरे दिन ही मुझे ये मिला, ये जहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं, ये मटेरियल आप जो देख रहे हैं, इसमें जो येलोइश, अभी फोटो ब्लर हो गई है, लेकिन जो येलोइश पोर्शन है वो मक्के का छिलका आपको दिखेगा जब आप सीव करेंगे। जो हमारे यहाँ घर में जो सीव होता है उसमें से जब सीव करेंगे तो आपको फाइन पार्टिकल्स, अगर सोया का एडल्ट्रेशन देखना है, अभी मेरे फार्म में तो लैब नहीं है, बराबर है, तो अगर मेरे पास सोया आया है तो हर एक फार्मर ने उसको सीव करके देखना, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल कौन से है, बड़े पार्टिकल कौन से है। मुझे लगता है लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी शायद इस चीज को लेके, राइट। तो सीव करने से हमें एटलीस्ट विजिबिलिटी आती है कि फाइन पार्टिकल में क्या मिलावट हुई है। तो बड़ा ये सिंपल है, ये भी मुझे कोई टेस्ट करके पता नहीं चला है, मैंने जस्ट हाथ में जब मटेरियल देखा तो मुझे कुछ एबनॉर्मल लगा। तो इसमें ऑलमोस्ट 20% के आसपास मेज DDGS था। सो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए, सोया का सैंपल जो है आराम से चेक करना चाहिए। ये बात सबको समझ में आई है? तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि ये जैसे बोलते हैं ना, साउथ में ये दुश्मन है, नॉर्थ में सबका दोस्त है। एक्चुअली नॉर्थ में इसको सब लोग मुझे लगता है 5% के नीचे तो कोई यूज़ नहीं करेगा। राजस्थान में बोलते हैं अरे यार एक क्यों डॉक्टर साहब क्यों कम कर रहे हो, 6% डाल दो मेरा और 50 रुपये कम हो जाएगा। लेकिन नॉर्थ में अलग है। नॉर्थ में मैं 4 साल के पहले, सॉरी साउथ में अलग है, 4 साल के पहले मैं साउथ में शिफ्ट हुआ तो मैंने बहुत सारे फार्म पे ये इंट्रोड्यूस कराया मस्टर्ड DOC। लेकिन फार्मर जब यूज़ किया तो 2% किया, बाद में 3% किया, बाद में 4% किया। अभी तक भी बहुत सारे फार्मर है, 1-2 मतलब 10-15 में से 1-2 फार्मर ऐसे होंगे, उन्होंने मस्टर्ड यूज़ करने के बाद कुछ प्रॉब्लम आया तो वो आज तक मस्टर्ड को नहीं छू रहे। सो दिस इज जस्ट अ मिथ। नॉर्थ में इसको बहुत अच्छा बोलते हैं, साउथ में इसको गलत बोलते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है, हम 5-6% तक आराम से लेयर में यूज़ कर सकते हैं। इवन ब्रॉयलर में 3%-4% तक यूज़ कर सकते हैं। उसमें अगर हम बोलते हैं इसमें टॉक्सिन का चैलेंज नहीं आता, इसमें माइकोटॉक्सिन्स का चैलेंज नहीं आता, तो ये एक फार्मर का एक स्ट्रैटेजी होता है ना कि मुझे 16% प्रोटीन देना है, ठीक है, लेयर को 16% प्रोटीन देना है, और कॉस्ट कम करने के लिए मुझे सोया रिप्लेस करना है, ठीक है, सोया रिप्लेस करना है, मुझे DDGS डालना है, मुझे GN डालना है जो कि टॉक्सिन रह सकता है। तो ये बड़ा अच्छा रॉ मटेरियल है उस टाइम में जहाँ इसमें टॉक्सिन्स नहीं रहेगा।
तो आपको एटलीस्ट 4-5% ऑफ मटेरियल ऐसा है जिसमें टॉक्सिन नहीं है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको इरोसिक एसिड, जिसको प्रूसिक एसिड बोलते हैं, जो उसका एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है। बहुत सारे पुराने फिल्मों में हमने देखा ना कि जो विलन जो है एक टैबलेट खाता है और वो उसके मुंह से झाग आता है और तुरंत मर जाता है, तो वो है HCN जिसको बोलते हैं हाइड्रोसाइनाइड, साइनाइड जिसको बोलते हैं साइनाइड का टैबलेट। तो ये जो एसिटाइल आइसोथायोसाइनाइड बोलते हैं, जिसमें जो केमिकल मस्टर्ड में रहता है जिससे मस्टर्ड का स्मेल आता है। हम बोलते हैं ना कच्ची घानी का सरसों का तेल, जिससे ज़्यादा स्मेल आती है, तो वो जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपके बर्ड के लिए हानिकारक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ इसमें टॉक्सिन कम है, मैं बोल रहा हूँ ये बड़ा सेफ रॉ मटेरियल है, तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको 5% या 6% या इतना ही यूज़ करना है? बड़ा सिंपल रीज़न है, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर जिसको हम प्रूसिक एसिड बोलते हैं। तो अगर मैं 8% डालता हूँ बर्ड को, मेरे लेयर फार्म को 8%, मतलब 1 टन में 80 kg डालता हूँ, तो क्या दिखेगा मुझे? 1 टन में 100 kg डालता हूँ तो क्या दिखेगा? इमीडिएटली विदिन 24 आवर्स अगर वो HCN ज़्यादा है उस मस्टर्ड में, जनरली ये 0.5 के रेंज में रहता है, तो आपका बर्ड जो है फीड छोड़ देगा। 110 ग्राम फीड इंटेक है, 80 ग्राम्स हो जाएगा, 90 ग्राम्स हो जाएगा। ये 100% विदिन 24 आवर्स या मैक्सिमम 48 आवर्स प्रोडक्शन, उस हिसाब से प्रोडक्शन डाउन होगा। और अगर ये ज़्यादा टाइम तक चलता रहा तो लीवर फ्रजाइलनेस बढ़ेगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना कि लीवर फ्रजाइलनेस बढ़ता है, इससे डर्टी एग की प्रॉब्लम्स आती है, ऐसे साउथ में बोलते हैं, लेकिन मेरे पास इसका कोई साइंटिफिक सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन तो उसमें मैं कन्विंस नहीं हूँ। लेकिन ये 2 प्रॉब्लम्स आ सकती है, एक लीवर डैमेज हो सकता है जब मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, दूसरा आपको फीड इंटेक ड्रॉप हो सकता है। लेकिन हम जब 5% 6% मस्टर्ड DOC ऐड करते हैं तो 500-600 रुपये की सेविंग कर लेते हैं बिना कोई ज़्यादा टेंशन के। ये एक थोड़ा नया रॉ मटेरियल है जो हो सकता है आप तक भी ये XYZ वेंडर पहुंच चुके होंगे। तो ये जिसको हम फर्मेंटेड मस्टर्ड बोलते हैं, इसमें फर्मेंट इसीलिए किया है ताकि वो जो हाइड्रोसाइनाइड हम बोल रहे थे, साइनाइड, ठीक है, वो टॉक्सिन को कम करने के लिए इसको प्रोसेस किया है। तो इसमें हमको दिमाग नहीं लगाना है। एक चीज़ याद रखिए, जब भी ऐसा सप्लायर आपके पास आए उसको बोलना, सर हमको ये रेड कलर में जो लिखा है ना प्रूसिक एसिड, जिसको AIC बोलते हैं, उसका रिपोर्ट बता दीजिए। अगर वो 0.5 है तो ये बिना मतलब ये कुछ बेनिफिट नहीं है। 0.1 है तो आप इसको 10% भी यूज कर सकते हो, मतलब सोया को 10% भी रिप्लेस कर सकते हो। ये DOR भी है, इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसमें बस 3 सेंटेंस बोलूंगा। एक, क्या एडल्ट्रेशन हो सकता है इसमें? लाइमस्टोन पाउडर LSP एडल्ट्रेशन हो सकता है। दूसरा, जो धान का भूसी होता है वो उसमें पीस के डाला जाता है, ये 2 चीज का एडल्ट्रेशन होता है। तो अब ABC लिखा है, A इज बेस्ट, B इज बेटर, C इज वर्स्ट। तो आप ट्राई करिए, A क्वालिटी का यूज करिए। जनरली A और C में 50 पैसे का या 1 रुपए का डिफरेंस रहेगा, लेकिन A में आपको 15 के ऊपर प्रोटीन मिलेगा, इसमें 14 के नीचे प्रोटीन मिलेगा। तो ऑलरेडी हम डिले हो रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उसमें थोड़ा टाइम लेके, जो रॉ मटेरियल में आपको नॉलेज है उसको फास्ट कवर करने का कोशिश करता हूँ। अगर किसी को कहीं पे रोकना है तो आप बोल सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला, राइस ब्रान, जब मक्के की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ये भी एनर्जी का सोर्स है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट। तो प्रोटीन बोले तो 14 या 15 प्रोटीन है, फैट आपका 16 से 25% तक। तो ये जब मक्के की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आपके लोकल एरिया में राइस मिल्स है, ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जैसे मैं राकेश सर का वो बात कोट करूँगा, उन्होंने बोला है कि ऑयल यूज़ करना है इनिशियल डेज में, उसमें लिनोलिक एसिड होता है जिससे एक साइज अच्छा बनता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट, बस फ्रेश होना चाहिए। अगर आपके लोकल में मिल्स है तो आप उसको, मैं तो बोलूँगा स्टार्ट में नहीं, आप पूरे लाइफ स्पैन में यूज़ कर सकते हो, प्रोवाइडेड इट शुड नॉट बी, मतलब सड़ा हुआ ना रहे उसका फैट, मतलब पुराना ना हो, जिसको हम रैंसिड बोलते हैं। मेज ग्लूटेन, जब सोया का प्राइस बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, जनरली ये सोया के प्राइस को फॉलो नहीं करता है, ये मेज के प्राइस को फॉलो करता है। तो हमेशा आंखें खुली रखिए जब भी आप फीड बनाते हैं। क्यों? देखिए, भगवान ने हर एक चीज़ किसी रीजन से दी है, ठीक है, तो हमको जैसे टेस्ट बड ज़्यादा दे दिए, मुझे लगता है 10,000 के आसपास कुछ रहेंगे, तो हम क्या करते हैं, अगर अभी सर आप कॉफ़ी पी रहे हैं,
कॉफ़ी पी रहे हैं? तो अभी सर अगर कॉफ़ी पी रहे हैं उनको हो सकता है बिना शुगर के चाहिए, ज़्यादा शुगर डाल के दे दिया तो इमीडिएटली उनके टेस्ट बड बोलेंगे अरे यार ये तो मीठा है, मुझे नहीं पीना है, कैंसिल कर देंगे, बर्ड नहीं करेगा उसको। आप उसको वो आइदर प्रोटीन मांगता है, फैट मांगता है, वो टेस्ट नहीं मांगता, उसको बहुत कम मतलब ज्ञान है टेस्ट का, ठीक है। तो इसी का फायदा हमें उठाना है। हमें एक पार्ले जी का बिस्किट नहीं खिलाना है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है 12 महीने एक ही फॉर्मुलेशन खिला के मैं 1 रुपया कमाऊंगा, या मुझे जो सस्ता मिलता है, अच्छा क्वालिटी का मिलता है, प्रॉपर नॉलेज रख के अल्टरनेटिव रॉ मटेरियल यूज करके मैं मेरा प्रॉफिट बढ़ाऊंगा। तो मैं आपको सेकंड ऑप्शन जो अभी बोला वो मैं सजेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि उसको टेस्ट बड कम है। शी विल नॉट कंप्लेन यू until you are giving very bad, until you are using very bad quality raw materials or very high mycotoxins raw material। तो ये साउथ में लेयर में काफ़ी यूज़ हुआ है, क्योंकि बीच में प्राइस मुझे लगता है 45 के रेंज में आ गया था। इसमें जो मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, काफ़ी फार्मर क्या करते हैं, हम लोग लाइसिन डालते हैं, मिथियोनिन डालते हैं, और कुछ लेयर फार्मर थ्रियोनिन डालते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो चीज़ है, इसमें जो चीज़ ज़्यादा है मेज ग्लूटेन में, वो सोया में भी नहीं है। तो आप यहाँ पे जो जिसने जिम ज्वाइन करी है उसके लाइफ में 1 या 2 बार, उसको ये चीज़ पता होगी कि जो हम बॉडी मसल बनाने के लिए जो प्रोटीन लेते हैं ना, उसमें ब्रांच चेन अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये है वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये चीज़। तो ये ऑब्जर्वेशन है कि जब हम लेयर में या ब्रॉयलर में, हाँ 10 minutes, I'll take only 10 minutes. Yeah, 10-15 minutes we'll finish it. So 1 minute, what is time? So हाँ, मेरा कहने का मतलब ये था, जब आप ये रॉ मटेरियल यूज करते हैं तो आपका डेली मोर्टेलिटी जो है, फार्म का जो लिंगरिंग मोर्टेलिटी जिसको बोलते हैं, जो डेली मोर्टेलिटी है वो कम होता है ओल्ड एज बर्ड में स्पेसिफिकली। क्यों बोले तो आपका जो एग है, जैसे सर ने बताया प्रोटीन है, फैट है, उसमें वैसे ही ये अमाइनो एसिड भी रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, बर्ड को लाइसिन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन तक बैलेंस करते हैं, ठीक है। जनरली ये चीज़ें बैलेंस नहीं करते। सो हमें ऐसे भी रॉ मटेरियल कंसीडर करने हैं जिसमें ब्रांच चेन अमाइनो एसिड जैसे ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन या वैलिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसकी मात्रा अच्छी खासी हो। वैसे ही आपका जीएन भी है, जीएन में भी ये अच्छे मात्रा में, आर्जिनिन बड़ा अच्छा होता है जीएन में, ठीक है, लेकिन टॉक्सिन ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जो पुराने लोग बोलते हैं ना, एक ही तरीके की दाल मत खाओ, 4 दाल मिक्स करके खाओ, दिस इज द रीजन, ताकि हमको सारे अमाइनो एसिड मिल सके। ये रॉ मटेरियल को मैक्सिमम लोग डरते हैं, मैक्सिमम लोग, मैं बोलूँगा 90% ऑफ द फार्मर नॉट यूजिंग MBM। लेकिन मुझे लगता है पंजाब, हरियाणा और यूपी में इसकी अवेलेबिलिटी, उत्तराखंड में इसकी अवेलेबिलिटी अच्छी है, वहाँ पे यूज़ होता है, इवन साउथ में भी यूज़ होता है, कमर्शियल लेयर में कंटिन्यूसली यूज होता है। बहुत ही अच्छा और डाइजेस्टिबल सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और जब हम सोया में ये 3% या 2% लेयर में ऐड करते हैं, ट्रिमेंडस वेरी नाइस रिजल्ट्स, प्रोवाइडेड सोर्स अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल है, नॉनवेज सोर्स है, ठीक है, ये मसल से मिलता है, स्लॉटर हाउस से मिलता है। तो इसमें जो प्रॉब्लम आता है, एक तो एडल्ट्रेशन और दूसरा इकोलाई और क्लोस्ट्रिडियम। अगर आपके आसपास MBM की फैक्ट्री है तो एज अ लेयर फार्मर, अगर मैं मेरा फीड बनाता हूँ, मेरे फार्म के आसपास MBM की फैक्ट्री है, तो मैं जरूर इस रॉ मटेरियल को ट्राई करूंगा, या उसकी क्वालिटी कैसी है उसको ट्राई करूंगा। ये आप इसकी क्वालिटी देखिए, मतलब जो पहला लेफ्ट कॉर्नर में आप जो देख रहे हैं, सबसे पहला इमेज जिसमें स्लाइट डार्क कलर का है, ठीक है, ये इसमें आप डार्क कलर का है बोले तो लेदर मिल जिसको बोलते हैं, लेदर मिल, मीट मिल, कुछ लोग जिसको और क्या लोकल नाम है नहीं पता, लेकिन लेदर मिल, मीट मिल जनरली उसको समझते हैं, तो वो इसमें ऐड हो सकता है जिससे आपका कलर ब्लैक होगा। तो ये सब चीज़ अगर मैं MBM यूज़ करता हूँ आज के टाइम में, तो हम लोग DCP कितना डालते हैं लेयर फीड में जनरली, आप में से 7 to 8 kg या 5 to 7 kg या 7 to 9 kg, ये रेंज में लगभग 500-600 रुपये का DCP डालते हैं। जब मैं MBM डालता हूँ 20 या 25 kg, मुझे DCP की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मेरा वहाँ पे सेविंग होता है। सोया में लगभग 45% प्रोटीन है, इसमें भी लगभग 45% प्रोटीन है। सोया में 0.5% फैट है, इसमें 12%, 10 से 12% फैट है।
तो सर जैसे बोल रहे थे कि हमें ऑयल ऐड करना है, जब मैं 3% एफबीएम ऐड करता हूँ फीड में तो मुझे ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे डीसीपी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है जो नीचे लिखा है प्रॉब्लम, जो इकोलाई, क्लोस्ट्रिडियम और एडल्ट्रेशन। तो आपके लोकल में है, श्योरली यू शुड गो फॉर एमबीएम टू सेव कॉस्ट, फीड कॉस्ट और टू गेट बेटर परफॉर्मेंस। इसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, बस ये बोलूंगा आप खुद का फीड बना रहे हो तो लेदर मिल यूज मत करो, सिंपल है, ये आपके सेटिस्फेक्शन के लिए रॉ मटेरियल है, ठीक है, बर्ड के लिए नहीं, उसका डाइजेस्टिबिलिटी बहुत कम है। वो जो लेदर मिल मैं बोल रहा था, मीट मिल या लेदर मिल, ये है तो जनरली हम जो शूज़ यूज़ करते हैं उसका जो लेदर होता है उसकी जो स्क्रैपिंग होती है उसको डाइजेस्ट हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे डाइजेस्ट करके उसको सुखाया जाता है, बाद में उसको पल्वराइज किया जाता है और वो हमें ऐड आते हैं, वो हमें दिया जाता है, बोलते हैं 65 से 75% प्रोटीन है, 2% ऐड करो, 2% सोया कम करो। अरे बाबा उसकी डाइजेस्टिबिलिटी कितनी है वो भी देखो ना, वो 25 रुपये में मिलता है तो भी महंगा है। तो जो आदमी अपना ओन फीड बनाता है उसके लिए आपके पास कोई भी कितना भी फ्री में भी दे दे तो नहीं यूज़ करने का। तो ये इससे डर्टी एग, नेक्रोटिक इंटरेटिस की समस्या आती है। इसमें मैंने लास्ट लिखा है आयरन रस्ट, ये शायद चीज़ आपने बहुत कम देखी होगी। तो ये चीज़ को अगर आप वॉश करते हैं, ठीक है, ये इसको जब हम वॉश करते हैं तो हमको लेदर के टुकड़े तो मिलते ही है, लेकिन हमको आयरन रस्ट मिलता है क्योंकि ये कुकर में कुक होता है, आयरन के कुकर में कुक होता है। उसका जो आउटर कलर है, वो आउटर कवर जो है वो ऐसे आपके मटेरियल में आता है। अगर मैं इतना आयरन रस्ट मेरे बर्ड को दूंगा तो उसका जो इंटेस्टाइनल इंटीग्रिटी है, जो हम सुबह से बात कर रहे हैं, तो वो कितना डिस्टर्ब होगा, आप समझ रहे हो इस बात को। तो ये रॉ मटेरियल इसके लिए अवॉइड करना। ये देखिए मैग्नेट को कैसे चिपक रहा है, ठीक है। सो इस पे ऑलरेडी सर ने भी बात बताया, इवन मल्होत्रा सर ने भी कुछ बातें बताई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम लोग इसमें फेलियर रहते हैं। इसमें मैं बस 4 या 5 पॉइंट बोलूँगा। पहला, आपको 6 वीक, 12 वीक, 24 वीक, 30 वीक स्टैंडर्ड बॉडी वेट अचीव करना है एज पर ब्रीड स्पेसिफिकेशन। क्या बोल रहा हूँ मैं, 6 वीक या थर्ड वीक, 6 वीक, 12 वीक, 18 वीक्स, समवेयर अराउंड 24 वीक्स एंड 30 वीक स्टैंडर्ड बॉडी वेट अचीव करना है। तभी जो सर ने बोला था कि यूनिफॉर्मिटी, बेल शेप स्ट्रक्चर दिखाया था, बराबर है, वो मिलेगा। तभी हमको प्रॉपर उसका जो ब्रीड के हिसाब से प्रोडक्शन है ना वो मिलेगा, ठीक है। हम ग्रोअर का बॉडी वेट नहीं दिखता है, ठीक है, और ब्रीड को ब्लेम करने लगते हैं, अरे यार ये मुर्गी अंडा ही नहीं दे रही है, मैं दूसरी ब्रीड यूज करता हूँ। फर्स्ट वी शुड इंट्रोस्पेक्ट अवर सेल्फ कि मैं उसकी रेयरिंग कैसे कर रहा हूँ। तो ये क्या, मैं ये लिखने के पीछे जो रीज़न है, 6 वीक, 12 वीक, 24 वीक, 30 वीक, बार बार जो मैं आपको 4 बार बता के हो गया, उसका क्या रीज़न है? इसका बड़ा सिंपल रीज़न है, लेयर बर्ड में आइसोमेट्रिक एक तरीके से ग्रोथ नहीं होता, ठीक है। हर एक वीक में अलग अलग सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। ये शायद आपने ग्राफ कई बार देखा होगा लेकिन कभी भी उतना सीरियसली नहीं लिया होगा। क्या पहला लिखा है, ऑर्गन दिख रहा है आपको, 0 to 6 वीक। तो मैक्सिमम जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है वो फर्स्ट 6 वीक्स में डेवलप होंगे, वो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के रहने दीजिए, हार्ट, किडनी, लीवर, या फिर आप इम्यूनिटी के ऑर्गन देखिए। तो अगर आपको 6 वीक में अच्छा बॉडी वेट नहीं है, फिर आप उसको गोल्ड दे दो, च्यवनप्राश दे दो, नहीं तो डायमंड दे दो, वो उसका इम्यूनिटी उतना नहीं बनेगा जितना आपका जो बर्ड का इम्यूनिटी के ऑर्गन या बॉडी वेट 6 वीक को नहीं अचीव हुआ है। सेम हम बोलते हैं फर्स्ट से 13 वीक तक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे लेयर फार्मर का ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब मेरा जो लेयर का अभी मेरा 16 हफ्ते का 14 हफ्ते का मुर्गी हो गया है, 4 हफ्ते लेइंग के लिए है और 200 ग्राम वजन माइनस है, ठीक है, 4 हफ्ते लेइंग के लिए है, 200 ग्राम स्टैंडर्ड से वजन माइनस है, तो सर इसका बॉडी वेट बढ़ा के दो।
वो न्यूट्रिशनिस्ट क्या करेगा, आपको इधर प्रोटीन और एनर्जी फैट ऐड करके देगा, लेकिन वो फैट में डिपॉजिट होगा। क्यों? क्योंकि जो मसल मास में ज़्यादा एनर्जी बर्न ट्रांसफर करता है, नहीं मत आइए 2 मिनट, तो मसल मास में जो एनर्जी डाइवर्ट करता है वो 15 हफ्ते तक ही करता है, ठीक है। तो 15 हफ्ते तक बॉडी वेट आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेरी स्लाइड मुझे लगता है आप सामने कर रहे हो क्या? नहीं, ठीक है, मेरे से हो गए, सॉरी। हाँ, लास्ट की स्लाइड देख रहे थे, कितनी स्लाइड्स बाकी है अभी? आखिर की स्लाइड्स तक नहीं जाऊंगा, खत्म हो गया अभी। तो ऐसे हम ऑर्गन का डिस्कस किया है, हमने मसल का डिस्कस किया है, वैसे स्केलेटल सिस्टम का होता है। 15 या 16 हफ्ते तक मैक्सिमम स्केलेटल या फ्रेमवर्क बॉडी का डेवलप होता है। उसके बाद आप लोग उसको कैल्शियम फास्फोरस का इंजेक्शन भी देंगे तो भी उसका बोन का लेंथ नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि 16 हफ्ते तक, इसीलिए ब्रीड भी वो बुकलेट पे लिख के देती है, ठीक है। सेम वे हम रिप्रोडक्शन सिस्टम का बोलते हैं 15 वीक के ऑनवर्ड्स उसके जो रिप्रोडक्टिव या ओवरीज है या रिप्रोडक्टिव ट्रैक डेवलप होना चालू होता है। तो इसीलिए पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर मतलब जो ब्रीड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से या 50 या 100 ग्राम प्लस ग्राम बॉडी वेट आना बहुत जरूरी है, तभी आप जो है प्रॉफिटेबल लेयर फार्मिंग की तरफ बढ़ सकते हो। तो आप फीड कॉस्ट में सेविंग नहीं देखने का, जनरली 5.5 kg फीड लगता है, 5 kg फीड लगता है, बट जब तक लेइंग में आता है 5 kg फीड, अगर मैं 1 kg पे 2 रुपए भी एक्स्ट्रा खर्चा करूं तो मेरा 10 रुपए खर्चा पड़ता है, ठीक है। तो फीड कॉस्ट सेविंग चिक्स ग्रोअर प्रीले में कभी नहीं करनी है, हमेशा बॉडी वेट पे फोकस करना है ताकि हमें मैक्सिमम जो बॉडी वेट है प्लस माइनस 50 या 100 ग्राम वो अचीव करे। सो ऑलरेडी ये हमने डिस्कस किया, ठीक है, जो यूनिफॉर्मिटी ऑलरेडी सर ने हमको बताया था। सो this is all about this is all from me. So इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, या फिर क्या बात है।